सच, साहस, सरोकार। कल अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मंथन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज से शुरू होगा बीजेपी का अभियान, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर होगी सुनवाई। दोपहर 1:30 बजे मामले में सुनवाई होगी। नीरज चोपड़ा को मिला सिल्वर मेडल। ओलंपिक खिताब नहीं बचा पाए भारत। अरशद नदीम को मिला स्वर्ण पदक। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। सबसे पहले प्राइम टीवी के दर्शकों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वही हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की यानी कि पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाई जाती है। नागपंचमी को नागा पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नागपंचमी पर भगवान शिव की पूजा आराधना के साथ उनके गले की शोभा बढ़ाने वाले नाग देवता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। और साथ ही पूरे देश भर में आज नागपंचमी पे लोग दर्शन पूजन करते हुए नजर आते हैं। माना जाता है कि ये भक्तों को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करते हैं। और कई क्षेत्रों में जीवित कोबरा या नाग की भी पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें दूध चढ़ाया जाता है और पूजा के दौरान भक्त विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि नाग देवता की पूजा की जाती है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ आशीष भट्ट प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जिस प्रकार से आस्था की नगरी है कुंभ, वहां पे बड़े आयोजन होते हैं आस्था के, क्या लगता है नागपंचमी के में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? आपकी बता दें जिस सावन मास में जो व्रत का यह त्योहार शुरू हो जाता है, इसमें तब में आज नागपंचमी का पर्व है, विशेष माना जाता है। सावन के महीने में कहा भी जाता है जो नाग दर्शन या पूजन करता है प्राप्ति होती है। तो आप देख सकते हैं हम इसमें धाम पर है, आप देख सकते हैं ये मंदिर है और लगभग कहा जाता है ये 20 लाख वर्ष पुराना मंदिर है, जिसकी पुराणों में भी जिक्र मिलता है। और बात करें कि जिस तरीके से नाग को हिंदू धर्म में देवता भी माना जाता है, तो आज के दिन की पूजा अर्चना करने का विशेष फल मिलता है। और साथ ही साथ जिसको काल सर्प जो राहु का जिस तरीके से महादशा होती है, तो आज के दिन दर्शन पूजन करने का विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हो, लाइन लगाकर और मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, गर्भ की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको गर्भ जोन की तरफ ले जाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम करे गए हैं। और देख सकते हैं अंदर किस तरीके से पूजा अर्चन का काम चल रहा है और यहाँ पे रुद्राभिषेक तमाम तरीके का जो पूजन तरीके की प्रक्रिया है वो चल रही है। जी आशीष जी, भक्तों से बातचीत करिए कि कितना लोगों में आस्था का प्रतीक माना जाता है नागपंचमी का पर्व। जी, यहाँ पे कुछ भक्त हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। यहाँ पे पहुंच रहे हैं, आज नागपंचमी का पर्व है, आज के दिन का क्या विशेष महत्व है? जी, यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं हैं। आज क्या महत्व है आज के दिन? और यहाँ पे भी इस मंदिर में मेन सरकार से बहुत अच्छी आप माना जाता है और बाबा की कृपा से बहुत अच्छा होता है। और सामान्य मास तो जो है यहाँ तो कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आज लेके आएंगे कामना और आज के दिन का क्या महत्व है? हमेशा आते दर्शन जो भगवान के पीछा। तो साफ तौर पे आती है, यहाँ पे यही कहना है लोगों को। यहाँ पे काफी प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे बता रहता है और यहाँ जोत जाता है।
मुरादें लेकर के जरूर यहाँ बाबा के तो कहा जाता है सावन के महीने में विशेष नागों का दर्शन पूजन करने का और खासकर नाग पंचमी का विशेष तौर पे महत्व माना जा। देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। यहाँ पे भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। अब कहा जाता है जिसको आज के दिन जो आज काल सर्प दोष या राहु दोष है उनको विशेष तौर पे पूजा अर्चना करने से उनका जो ये दोष होता है वो मुक्ति मिलती है। हमारे साथ यहाँ पे यहाँ के महाराज है पीठाधीश्वर है, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस मंदिर का बात क्या करिए। हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए वहाँ की। जी, तो यहाँ हम इनके पीठाधीश्वर हम इनसे बात करेंगे कि इस मंदिर का क्या रहस्य है, क्या महत्व है। यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी है और पीठाधीश्वर रविशंकर जी महाराज है। महाराज इस मंदिर का क्या बात करें तो महत्व है, कितने वर्ष पुराना या कितना प्राचीन मंदिर है? ये 30 लाख वर्ष से भी अधिक प्राचीन स्थान है और 18 पुराण में उसका विवरण मिलता है और शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि यहीं पे तक्षक ने तपस्या करके शिव जी के दर्शन प्राप्त किए। काम के नेगे चेतन के शरीर यहाँ से महादेव जी तक्षक ने उतारी है और भगवान शिव ने और कामतगिरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने और इनके दर्शन करने वाले के कुल बाधा से मुक्त होता है और सांसारिक रोगों का करता है, ऐसा पुराणों में। महाराज आज के दिन के ये भी माना गया है कि आज के दिन के अगर जिसका काल सर्प दोष है, राहु का दोष है, तो आज के दिन पूजन करने का विशेष फल उसको मिलता है, उससे मुक्ति मिलती है। निश्चित जरूर, क्योंकि नाग पंचमी का पर्व इसलिए है क्योंकि पर्व हमारे लिए बहुत से खुशियाँ बहुत सी चीजें एकत्र करता है। पर्व ग्रह योग राशि नक्षत्र और सबका एक सामंजस्य पर्व बनाता है। तो आंटी जिस तरीके से महाराज ने बताया कि यहाँ पे तक्षक का वास है और यहाँ पे कुंड भी है, जहाँ पे कुंड में स्नान करने के बाद यहाँ पे दर्शन पूजन करता है तो उसको विशेष फल की प्राप्ति मिलती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि नाग पंचमी के पर्व पर आपने प्रयागराज की तस्वीरें देखी जहां लोगों का तांता उमड़ता हुआ नजर आया। और आपको बता दें कि ये 20 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा था जहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो वहीं नाग पंचमी में लगातार भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं काफ़ी महत्व है, कहीं काफ़ी मान्यताएं हैं नाग पंचमी का, पौराणिक मान्यताएं हैं। यही वजह है कि आज तक उन मान्यताओं को मानते हुए लोग भगवान की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। वही नाग पंचमी को नागा पंचमी भी कहा जाता है। जी हाँ, जहाँ भगवान शिव भी पूजा आराधना करते हैं इस दिन और धूमधाम से नाग पंचमी मनाई जा रही है। अभी सीधी तस्वीरें आपको हमने प्रयागराज से दिखाई थी जहाँ लोगों की भीड़ और भक्तों में आस्था का जो सैलाब देखने को मिल रहा था वो अपने आप में आज के दिन की महत्वता को दर्शाता हुआ नजर आ रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि देश भर में नाग पंचमी की धूम है। तो वहीं आज का दिन भी बेहद ही महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज के दिन को काफी शुभ माना जाता है। वहीं आज सुबह से भक्त मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही पूजा अर्चना का दौर सुबह से जारी है। वहीं नाग पंचमी को नागा पंचमी भी कहा जाता है। वहीं आज का दिन पौराणिक मान्यताओं से भरा पड़ा हुआ है। यही वजह है कि आज भी लोग उस मान्यता को मानते हुए आगे, यानी कि आज भी लोगों में आस्था का प्रतीक माना गया है। वहीं लोग घरों में भी पूजा करते हैं, कई तरह के व्यंजन भी बनते हैं और साथ ही आपको बता दें कि घुघरी का भी काफ़ी महत्व है। आज के दिन लोग अपने घरों में बनाते हैं और इसके साथ साथ मंदिरों में जो आस्था का प्रतीक देखने को भी मिला वो कहीं ना कहीं आज के दिन को और आज ही दिन की महत्वता को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं आपको बता दें कि पूजा मंत्र का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इसका जाप नाग देवता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वहीं नाग देवता की पूजा का आज के दिन बेहद ही महत्वता होती है और इसके अलावा दूध भी चढ़ाया जाता है और कई क्षेत्रों में जीवित कोबरा या फिर नाग की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो वही आपको बता दें कि नाग देवता का सम्मान करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं और नाग पंचमी नागों या नाग देवता के लिए पूजा का दिन है और इसी के लिए आज का दिन समर्पित है। वहीं नाग पंचमी में भगवान शिव की पूजा की जाती है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज का दिन बेहद ही महत्व इसलिए है क्योंकि आज नाग देवता की पूजा अर्चना होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है और नाग पंचमी को नागा पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नाग पंचमी पर भगवान शिव की पूजा आराधना के साथ उनके गले की शोभा बढ़ाने वाले नाग देवता की पूजा अर्चना होती है और नाग पंचमी नागों या नाग देवता के लिए ये दिन समर्पित है। उपचुनाव की कमान खुद अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले ली है। जी आपको बता दें कि जहां कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो चुकी है और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी का कार्यक्रम होगा। जहां अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की कमान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में थाम ली है और आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ अयोध्या दौरा जारी है। जहां मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम का कार्यक्रम होगा। करमजांडा गांव में राम दरबार का अनावरण करेंगे और इसके अलावा मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी सीएम योगी अभी हाल ही में अयोध्या पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए थे, हनुमानगढ़ी गए हुए थे, विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आए। उस बीच एक बार फिर से कल अयोध्या पहुंचेंगे, राम की नगरी में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट की सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उस बीच सीएम का दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उस बीच सीएम योगी ने उपचुनाव की कमान अपने हाथों में थाम ली है और अब चुनौती है इन 10 सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन करना। है जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भारी हताशा हाथ भारतीय जनता पार्टी को लगी थी और उसके बाद अब वापसी करने को बेताब नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 27 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है कि अगर इन 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमाल करके दिखा दिया तो 27 की डगर इस पे तय हो सकती है। माना जा रहा है कि सेमीफाइनल है क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस लिहाज से ये उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी भली भांति समझती हुई नजर आ रही है। जितना बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में झेलना पड़ा, वही उसकी काट ढूंढने में लगातार दिखती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश यादव लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, उपचुनाव की हलचल तेज हो चुकी है, ताबड़तोड़ अयोध्या दौरा, क्या लगता है? बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियां उसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से सीएम योगी लगातार ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं अयोध्या का। सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या की सीट जो है वो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है, क्योंकि वहां से अयोध्या प्रसाद वहां से सांसद हुए हैं, मिल्कीपुर सीट वहां से खाली हुई है। तो जाहिर सी बात है कि मिल्कीपुर सीट जो है अयोध्या के लिए प्रतिष्ठा के लिए सीट बन चुकी है। वहीं
आपको बता दें कि मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। जबकि आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बीजेपी वहां से जीतना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को वहां हार का मुंह देखना पड़ा, वहां से समाजवादी पार्टी ने वहां से अयोध्या प्रसाद वहां से जीते, अवधेश प्रसाद वहां से जीत गए। राजेश, एक सवाल और दिलचस्प हो चुका है इन सबके बीच। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भारी चित मिली, भारतीय जनता पार्टी को भारी सीटों का नुकसान झेलना पड़ा, तो वहीं उसके बाद जो अंतरकला देखने को मिली, कोई दिल्ली पहुंच चुका तो कोई यहाँ लगातार मंथन का दौर देखने को मिला है, तो वहीं अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में 10 सीटों की कमान ले ली है। बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आदित्यनाथ जो है कहीं कहीं देखा जाए तो जो 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, इन 10 सीटों की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। लेकिन अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ को जो सीटें उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसमें 2 सीटें हैं, चाहे अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट की बात करें, चाहे अंबेडकर नगर की कटहरी की बात करें। उसी तरीके से दोनों डिप्टी सीएमओ को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बात है कि जो मिल्कीपुर की सीट है, अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट है, तो मिल्कीपुर की सीट जीतने के लिए जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए बीजेपी यहाँ पे दांव लगा चुकी है, और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। राजेश, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनावी मोड में रहती है। जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद तुरंत उपचुनाव की तैयारियों में जुट चुकी, तो वही 27 के लिहाज से ये उपचुनाव काफी अहम हो चुका है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए इन 10 सीटों पर बिल्कुल एकदम घमासान मचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं कहीं इसका सीधा संकेत जो है 2027 के विधानसभा चुनाव पर जाता है। आपके पास जो है तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही लगातार उपचुनाव को लेकर गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यूपी उपचुनाव से एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के मामले में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। उसी बीच यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्षी दल भी अब एक्टिव हो चुका है। तो वहीं अकेले 9 सीटों पर चुनाव की तैयारी में बीजेपी। आरएलडी के खाते में जाएगी मीरापुर सीट, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अलीगढ़ की खैर सीट पर भी लगातार मंथन देखने को मिल रहा है। अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। एक भी सीट नहीं दी जाएगी। तो वही बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, आरएलडी को एक सीट देने की तैयारी में। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश का रुख मैं एक बार फिर से करूंगी। राजेश, जिस प्रकार से उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है, सिर्फ एक सीट पर यानी कि एक सीट छोड़ रही है विपक्ष अपने सहयोगी दलों के लिए, क्या सुभाषपा और निषाद पार्टी कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराज ना हो जाए? आरती, अगर बात की जाए अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, कहीं कहीं 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इसके लिए बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां थी, अगर देखा जाए तो चाहे ओम प्रकाश राजभर की हो, चाहे सुभाषपा, चाहे निषाद पार्टी हो, संजय निषाद की, चाहे आरएलडी की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि निषाद पार्टी और सुभाषपा को मायूसी देखने की हाथ में उनको लगी है। जाहिर सी बात है कि उनको एक भी सीटें, इस 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, एक भी सीटें सुभाषपा और निषाद पार्टी को नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है कि इससे निषाद पार्टी और संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के अंदर नाराजगी हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी एक आरएलडी है,
तो आरएलडी को मीरापुर की सीट दी गई है, एक सीट, जबकि आरएलडी 2 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन 2 सीटों की जगह पे एक सीट आरएलडी को दी गई है। 9 सीटों पर बीजेपी अपना दावा ठोक रही है। तो जाहिर सी बात है कि आरएलडी के खाते में एक सीट गई, सुभाषपा और निषाद पार्टी के खाते में एक भी नई सीट गई। तो जाहिर सी बात है कि इससे कहीं कहीं देखा जाए तो निषाद पार्टी और सुभाषपा के खेमे में गुटबंदी हो सकती है, नाराजगी हो सकती है। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। तो वही लगातार उपचुनाव को लेकर गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही, इसी बीच सहयोगी दल को लेकर भी लगातार हलचल देखने को मिल रही है। युवाओं के मुद्दे पर सपा यूथ विंग चलाएगी अभियान। बड़ी अपडेट, जहां सपा के युवा संगठन 1 माह तक ये कार्यक्रम चलाएंगे। 9 से 31 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। युवाओं के मुद्दे पर सपा लगातार रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। सपा के युवा संगठन 1 माह तक कार्यक्रम चलाएंगे। 9 से 31 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 2 सितंबर से पीडीए पौधारोपण, 3 सितंबर से संपर्क कार्यक्रम होगा। विभिन्न कॉलेजों विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम चलाया जाएगा। 7 सितंबर को युवाओं की राजनीति पर भागीदारी पर चर्चा होगी। 10 सितंबर को मेधावी छात्र छात्राओं को लेकर भी तैयारी, कई कार्यक्रम होंगे और युवाओं के मुद्दों पर सपा यूथ विंग चलाएगी अभियान। सपा के युवा संगठन 1 माह तक अभियान और कार्यक्रम चलाएंगे। 9 से 31 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 2 सितंबर से पीडीए पौधारोपण और इसके अलावा 3 सितंबर से संपर्क कार्यक्रम। विभिन्न कॉलेजों विश्वविद्यालयों में चलेगा कार्यक्रम। ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, समाजवादी पार्टी लगातार अभियान चला रही है, अब युवाओं को साधने की तैयारी है। राजेश, समाजवादी पार्टी युवाओं के मुद्दे पर सपा जो है अपना जो है यूथ विंग चलाएगी अभियान। जाहिर सी बात है कि युवाओं को साधने के लिए समाजवादी पार्टी एक बार अपना युवा संगठन बना रही है और इसको 1 माह तक चलाएगी। मैं आपको बता दूं कि 9 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक इसका जो है सदस्यता अभियान चलाएंगे। इसके बाद 2 सितंबर से पीडीए पौधारोपण और 3 सितंबर से संपर्क अभियान चलाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जितने भी हमारे प्रदेश में कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, इन सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय में अभियान चलाया जाएगा। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 7 सितंबर से युवाओं की राजनीति को लेकर इनकी भागीदारी पर चर्चा करेगी। बिल्कुल राजेश, लौटूंगी मैं आपके पास। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के गोल्ड मेडल की सबसे बड़ी उम्मीदगत ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पेरिस की ओलंपिक की भाला फेंक का स्पर्धा में 89.45 के सत्र के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता है, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम को स्वर्ण पदक मिला है। और गोल्ड मेडल नहीं मिलने पर नीरज चोपड़ा ने कहा कि शायद आज वो दिन नहीं था जब राष्ट्रगान नहीं बजवा पाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान बजेगा, पेरिस में न सही तो कहीं और सही। तो वहीं आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा से देशवासियों को काफी उम्मीदें थी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाएंगे, लेकिन सिल्वर मेडल जरूर लाने में कामयाब हुए। भारत को सिल्वर मेडल जिता पाए हैं नीरज चोपड़ा। तो वहीं आपको बता दें कि ये 5वां मेडल है भारत का। वहीं उसके बाद से लगातार बधाइयों का तांता लगता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, चाहे प्रधानमंत्री मोदी, सभी ने नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी का हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर डीपी बदल ली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी डीपी बदल ली है और पीएम मोदी ने अपनी प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाया है।
सीएम योगी ने भी प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाया। वही हर घर तिरंगा अभियान की आज से शुरुआत होनी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी डीपी बदल ली है। इसके अलावा कई वरिष्ठ नेताओं ने भी डीपी अपनी बदल ली है। तो वहीं आज से भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही थी, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी है। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव है आज। वहीं आपको बता दें कि आज सीएम योगी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वीरों को नमन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1 साल तक चलेगा काकोरी शताब्दी महोत्सव। इसमें सीएम योगी भी आज शिरकत करेंगे। तो वहीं काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव 1 साल तक चलेगा। आज सीएम योगी करेंगे महोत्सव का शुभारंभ, जो 1 साल तक के महोत्सव चलने वाला है, जिसका शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वीरों को नमन कार्यक्रम में शामिल होंगे। विनेश फोगाट से जुड़ी अहम अपडेट आपको बताया, जहां आज सिल्वर मेडल पर सुनवाई होगी। जी हां, आपको बता दें कि अहम सुनवाई होनी है। विनेश फोगाट से जुड़ी बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां आज सिल्वर मेडल पर सुनवाई होगी। दोपहर 1:30 बजे मामले में सुनवाई होगी। विनेश को सिल्वर मेडल दिलाने की कवायद तेज है, तो इस बीच आज अहम सुनवाई होनी है। वहीं आज सभी को इस सुनवाई पे काफी उम्मीदें होंगी। तो वहीं सिल्वर मेडल के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है विनेश फोगाट। तो वहीं आज की सुनवाई भी बेहद ही अहम होने वाली है। दोपहर 1:30 बजे सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि डिस्क्वालीफाई होने के बाद पूरे देश में गमगीन का माहौल था। उस बीच विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया था, लेकिन अभी भी उनकी जंग जारी है। दंगल गर्ल की सिल्वर मेडल के लिए लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादा अपडेट के साथ बीपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीपी यादव, कितनी अहम आज की सुनवाई? जी बिल्कुल, देखा जाए पूरे देश के लिए आज की सुनवाई अहम है और हर इस साल में भारत का पक्ष रखेंगे। इंडियन ओलंपिक संघ ने उनको नियुक्त भी किया है और 1:30 बजे सुनवाई होगी। 1 बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी और 2 बजे तक ये फैसला आ जाएगा। और विनेश फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रल फॉर स्पोर्ट्स में अयोग्य घोषित होने के बाद अपील किया है। फोगाट ने मांग की है कि उन्हें संयुक्त रूप से रजत पदक दिया जाए। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसकी मोहर लगा दी थी पहले ही और उसको लेकर के आज फैसला आ सकता है। 2 बजे तक ये फैसला आ जाएगा। दूसरी ओर देखा जाए तो विनेश फोगाट को जब से अयोग्य ठहराया गया है, उसके बाद मैच हुआ। मैच में अमेरिका की सारा एन हेल्ब्राट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके साथ ही क्यूबा की जो पहलवान थी गुजमैन लोपेज, उनके साथ और इनके साथ मांग किया गया है कि दोनों लोगों को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि जब सिल्वर मेडल के लिए कुश्ती हो रही थी उस समय विनेश फोगाट अंडरवेट थी और अंडरवेट में वो कुश्ती हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर विनेश फोगाट का हक बनता है। बिल्कुल नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर सुनवाई होगी। जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर अहम सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आज होनी है और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष को झटका लगा था। हिंदू पक्ष की जो याचिका थी उसको सही ठहराया गया था। तो वही इस जो ये फैसला था इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब मुस्लिम पक्ष पहुंचा और ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या कुछ सामने आ सकता है। क्या मुस्लिम पक्ष को राहत मिलेगी या फिर हिंदू पक्ष की याचिका को सही ठहराते हुए मंदिर बनने के लिए राह आसान होगी या नहीं, ये आज की सुनवाई में देखने को मिलेगा। अपडेट के साथ अजीत चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका है। अजीत, जिस प्रकार से पहले कोर्ट से झटका लगता है और अब सुप्रीम सुनवाई आज होनी इस मामले में।
अजीत जी। अजीत जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? संपर्क टूट गया है। तो वही बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर आज अहम सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होगी और जिस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि मंदिर बनने के लिए जो राह आसान हुई थी हाईकोर्ट के फैसले से, और जिसके खिलाफ चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और सभी को आज की सुनवाई पर भरोसा होना चाहिए। और आपको बता दें कि आज की सुनवाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। वही लगातार इस मामले में सुनवाई देखने को मिल रही है, तो वही आज सुप्रीम सुनवाई पर सभी की निगाहें होंगी। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से मैं अजीत का रुख करूंगी। अजीत, जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई होनी है, क्या कुछ दलील दे सकता है मुस्लिम पक्ष? जी, जिस तरह आज श्री कृष्ण जन्म से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली डेट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी थी। जी। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सभी मुकदमों को सुनवाई योग्य मान लिया गया। पिछले डेट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब तक मुकदमे सुनवाई योग्य नहीं हो जाते, पूजा उपासना अधिनियम 1991 पर बहस पूरी नहीं हो जाती, तब तक ईदगाह पर सर्वे को स्टे रहेगा। अजीत जी, कौन सी बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी आज? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये इसका फैसला आज आना है। इसकी बेंच इस पर जो है मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सर्वे पर स्टे बरकरार रहे, और हिंदू पक्ष चाहता है कि मस्जिद की सर्वे जल्द से जल्द हो जाए। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा। जो आज आपको बता दें कि प्रयागराज दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। 12 बजे सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे डिप्टी सीएम। 1:30 बजे प्रयागराज से लखनऊ के लिए होंगे रवाना। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कार्यक्रम का सुरक्षा के लिहाज से सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। वही 11 बजे वो समय होगा जब शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क पहुंचेंगे। इसके बाद काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। 12 बजे सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। 1:30 बजे प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। आज प्रयागराज दौरा है डिप्टी सीएम का, कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में पहुंचेंगे। इसके बाद ही आपको बता दें कि काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। 12 बजे सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।